Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with the new series on the Code of Civil Procedure, and in this series we have discussed various orders of CPC. Today I will discuss with the another concepts of Code of Civil Procedure. If we talk about the laws, यदि हम कानूनों की बात करते हैं तो that can be generally divided into two parts. कानून जनरली दो भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं. पहले वो जिनको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, सेकंड प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ किसे कहते हैं? सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज. सब्सटेंटिव लॉ ऐसे लॉ को कहा जाता है जो पार्टीज की शक्तियों को, राइट्स को, अधिकारों को या फिर उनके दायित्वों, लायबिलिटीज को के बारे में बात करता है कि उस पार्टीज के अधिकार क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, जो उनके बारे में बात करे. ऐसे कानून को सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है. दिस मीन्स अ लॉ दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द रोंग्स कमिटेड बाय द पार्टीज. जो ये भी बताते हैं कि उस पार्टी ने कौन सा रोंग कमिट करा है और उसकी क्या उसके लिए लायबिलिटी होगी. मीन्स व्हाट पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू दैट पार्टी. तो ये जो बातें डिस्कस करें, ऐसे कानून को क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं. तो सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज एज वेल एज, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट रोंग हैज बीन कमिटेड बाय द पार्टी एंड व्हाट पनिशमेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट रोंग. तो वो ये सब चीज़ें आपको कौन बताएगा? सब्सटेंटिव लॉ बताता है. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ इज दस एंड मैं भी क्या कहोगे, दैट इज एक्सेसरी टू सब्सटेंटिव लॉ. मीन्स दैट डिस्क्राइब्स ओनली अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. वो केवल उस प्रोसीजर की बात करता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स. भी सीपीसी है तो नेचुरली कि सिविल प्रोसीजर कोड है, तो वहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग से संबंधित जो प्रोसीजर बताया जाता है वो कौन बताएगा आपको? सीपीसी बताएगी, सिविल प्रोसीजर कोड. तो प्रोसीजरल लॉ जनरली डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. इट इज़ इंटेंडेड टू रेगुलेट द प्रोसीजर. जिसमें यहाँ पे इसका जो मेन मकसद है वो क्या है? प्रोसीजर को रेगुलेट करना, कि कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताती हूँ. मान के चलो ए और बी के बीच में झगड़ा हो गया, तो ए और बी को यदि ए ने बी के खिलाफ केस फाइल करना है तो नेचुरली कि वो कोर्ट में जाएगा. तो कोर्ट में जाने के लिए उसे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कैसे वो मुकदमा लाएगा, फिर कोर्ट में कैसे मतलब उसकी सुनवाई होगी. तो एवरी प्रोसीजर मस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोसीजरल लॉ. तो उसके बारे में कौन बात करेगा? प्रोसीजरल लॉ बात करता है. तो यहाँ मैंने आपको कानून के दो प्रकार बताए, एक होते सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे मैंने बताया प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ ऐसे लोगों को कहा जाएगा जो राइट्स और लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, पार्टीज के अधिकारों की बात करते हैं, उनके दायित्वों की बात करते हैं. उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि पार्टीज ने क्या रोंग कमिट करा है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, उसके लिए क्या पनिशमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा. ये सब बातें सब्सटेंटिव लॉ करता है. और दूसरी तरफ से मैंने आपको बताया प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ मीन्स दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उस पार्टीज के द्वारा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. यदि कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के संबंध में कोई मुकदमा फाइल करने वाली है तो क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा, इस प्रोसीजर की बात करता है प्रोसीजरल लॉ. इफ वी टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की यदि हम इसके डिटेल की बात करें कि इसमें क्या है, तो यदि हम देखते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जनरली टू पार्ट्स कंसिस्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. यदि हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट के अंदर यदि आप देखेंगे तो दैट इज 158 सेक्शंस. टोटल मिलाकर सीपीसी के अंदर 158 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. एंड द अदर पार्ट डील्स विद ऑर्डर्स. तो यहाँ पे आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होते हैं सेक्शंस और दूसरे होते हैं ऑर्डर्स. यदि सेक्शन की बात करते हैं तो टोटल मिला के आप देखेंगे 158 सेक्शंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. एंड द फर्स्ट पार्ट एंड द रूल्स एंड ऑर्डर्स कंटेन्ड इन द शेड्यूल 1 इन द सेकेंड पार्ट. यदि हम रूल और प्रोसीजर की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड पार्ट क्या कंटेन करता है? ऑर्डर कंटेन करता है. और टोटल मिला के ऑर्डर है 51. तो ये जो 51 ऑर्डर्स है जो सेकेंड पार्ट के अंदर है, वो रूल्स और ऑर्डर्स की बात करता है कि जो शेड्यूल 1 के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं. तो सेकेंड पार्ट डील्स विद रूल 1. तो वहाँ पे रूल 1 के अंदर वो दिए गए हैं.
ऑर्डर्स दिए गए हैं। और यदि हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड का मेन उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोड इज टू क्रिएट द जुरिसडिक्शन while the rules indicate the mode in which the jurisdiction to be exercised। यदि हम बात करते हैं कि भी इस कोड का मेन उद्देश्य क्या है, तो हम ये कहेंगे कि इस कोड का मेन उद्देश्य, सीपीसी को लाने का मेन उद्देश्य है जूरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार को क्रिएट करना है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि वाइल द, जबकि यदि हम देखें कि जो रूल्स इसके अंदर जो नियम बताए गए हैं, आपको जब आप सीपीसी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह की चीज़ें भी देखने को मिलेगी, सेक्शंस, ऑर्डर्स और तीसरे रूल्स। जैसा मैंने आपको बताया टोटल मिला के 158 सेक्शंस है, ऑर्डर्स में मैंने आपको बताया 51 ऑर्डर्स हैं। और उसके अलावा जितने भी ऑर्डर आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको अलग अलग रूल भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जनरली मैंने आपको बताया, वैसे जनरली आप देखते 2 भाग है, सेक्शंस और ऑर्डर्स, परंतु यदि ऑर्डर को जब हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको रूल्स भी दिए गए हैं। तो जो पहला पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन है, उसके अंदर 158 सेक्शंस है। और जो सेकंड पार्ट है दैट डील्स विद ऑर्डर्स एंड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ये ऑर्डर्स के अंदर आपको प्रोसीजर बताया गया है कि कोर्ट के द्वारा कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कोड इज टू क्रिएट द जुरिसडिक्शन। और मेन जो उद्देश्य है इस कोड सीपीसी को बनाने का, वो जुरिसडिक्शन को क्रिएट करना है। और जबकि रूल्स की यदि हम बात करते हैं तो जो रूल्स इसके अंदर जो इंडिकेट किए गए हैं, दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द मोड इन विद द जुरिसडिक्शन इज टू बी एक्सरसाइज। वो तरीका बताता है कि किस तरह से उस कोर्ट के द्वारा उसका क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाएगा। तो वो सब बातें कहाँ डिस्क्राइब की गई है, जैसे मैंने आपको बताया ये सेकंड पार्ट का है। और सेकंड पार्ट के अंदर जो आपका ऑर्डर, मतलब यहाँ पे क्या कहोगे भी, जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीपीसी डील्स विद ऑर्डर्स, और जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, प्रोसीजर बताया गया है। और वो प्रोसीजर जो बताया जा रहा है वो अलग अलग रूल्स के थ्रू बताया जा रहा है। तो मेन जो उद्देश्य है इस वाले सीपीसी का, तो वो क्या बताया मैंने आपको, दैट इज टू क्रिएट द जुरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार को क्रिएट करना। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, रूल्स जो है इसके अंदर वो इंडिकेट करते हैं द मोड इन विच द जुरिसडिक्शन इज टू बी एक्सरसाइज, कि वहाँ पर वो तरीका बताया गया है कि यहाँ पे आपको किस तरह से जुरिसडिक्शन को आपको एक्सरसाइज करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। यदि हम देखें कि सीपीसी के, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी पहले सेक्शन है, फिर ऑर्डर्स है, उस ऑर्डर्स के अंदर आपको रूल्स देखने को मिलते हैं। तो यदि हम देख रहे हैं तो सीपीसी के चाहे वो सेक्शन हो या फिर ऑर्डर हो, नेचुरली कि दे मस्ट बी रीड टुगेदर, ये कहा जाता है कि इन दोनों को एक साथ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एंड इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में अराइज हो जाता है, सेक्शन और ऑर्डर्स के बीच में, ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द orders and sections, the body and the rules, the former must prevail। मीन्स वहाँ पे जो उसकी सीपीसी की जो बॉडी है वो प्रिवेल करेगी, ना कि रूल्स। मीन्स आपके जो सेक्शन और ऑर्डर थे वो प्रिवेल करेंगे, ना कि आपके रूल्स फॉलो प्रिवेल किए जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जनरली हम यही कहते हैं कि जो जितने भी सूट होते हैं जो सिविल नेचर के होते हैं, तो सिविल नेचर के जितने भी सूट होते हैं दैट मस्ट बी instituted in the court of law। तो क्या बताया, सूट ऑर्डिनरली इन सिविल एक्शन स्टार्टेड बाय प्रेजेंटिंग द प्लेंट। जब भी हम कोई मुकदमा लाना चाहते हैं किसी भी पार्टी के खिलाफ सिविल कोर्ट के अंदर, नेचुरली कि उसको प्लेंट के द्वारा ही भेजा जाएगा, प्लेंट के द्वारा अपना मुकदमा इंस्टीट्यूट किया जाएगा। अब ये तो नहीं है कि आपका कोई आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और आप कोर्ट में गए, हाँ जी हम दोनों का झगड़ा हो गया, आप हमारा सुलटारा कीजिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ आपको उसके लिए एक प्लेंट नाम का डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। प्लेंटिव विल प्रिपेयर अ प्लेंट इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट हिज सूट। जब भी कोई मुकदमा फाइल करता है प्लेंटिव, उसको उसके लिए एक प्लेंट तैयार करना पड़ता है और उस प्लेंट को कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो क्या बताया मैंने आपको, सूट ऑर्डिनरी आर इंस्टीट्यूटेड इन अ सिविल एक्शन बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। किसी भी सिविल एक्शन के अंदर यदि हमने कोई मुकदमा फाइल करना है तो प्लेंट के थ्रू फाइल किया जाता है। इन डुप्लीकेट टू द कॉपी कंटेनिंग द, क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो कॉपी है उसकी वो मतलब उसकी पूरी एक कंसाइज स्टेटमेंट उस प्लेंट के अंदर दी जाएगी विद द मटेरियल फैक्ट्स। आपको आपने मैंने जब ऑर्डर्स आपको बताए थे उसके अंदर प्लेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8। ऑर्डर 6 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर 6 डिफाइंस अबाउट द प्लेडिंग।
और प्लीडिंग के अंदर मैंने आपको दो भाग बताए थे, प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट। एंड प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिव। प्लेंट एक ऐसा दस्तावेज है जो प्लेंटिव के द्वारा फाइल किया जाता है, और दैट कंटेन्स ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एंड द कंसाइज स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट। जो भी आपका झगड़ा हुआ है उससे संबंधित जो कंसाइज स्टेटमेंट है और उससे संबंधित जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे, दे मस्ट बी गिवन इन द प्लेंट, वो प्लेंट के अंदर दिए जाएंगे। ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज, और यहाँ पर देखा जाएगा तो पार्टी की जो प्लीडिंग है वो उसी प्लेंट के ऊपर आधारित होगी, उसी के ऊपर रिलाई करेगी। नो क्लेम और डिफेंस, तो इसका मतलब क्या हो, इन एवरी प्लेंट द फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट। और जब भी कोई प्लेंट हम फाइल करते हैं, कोर्ट के द्वारा के अंदर फाइल किया जाता है, तो उसके अंदर एक एफिडेविट भी साथ में लगता है, तो दैट मस्ट बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट। तो मेन असेंशियल पार्ट ऑफ द सूट, यदि कोई भी मुकदमा आप फाइल करेंगे तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, सबसे पहले अपोजिंग पार्टीज होनी जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज एंड दे मस्ट बी अपोज टू ईच अदर। भाई नेचुरली कि झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे का वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, तभी तो झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे 2 अपोजिंग पार्टीज का होना जरूरी है। किसी भी मुकदमे को, वाद को दायर करने के लिए कम से कम आपकी 2 पार्टीज होनी चाहिए, और वो अपोजिंग पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा क्या कहेंगे, कॉज ऑफ एक्शन, मतलब फ्रेमिंग ऑफ सूट। मीन्स वहाँ पे जब भी कोई मुकदमा आप फाइल करेंगे तो उसके लिए आपको एक सूट फ्रेम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे सेकंड आपको तरीका बताएंगे, कॉज ऑफ एक्शन आपको बनाना पड़ेगा। थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, वो जो मुकदमा है उसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका मेन विषय क्या है, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट के अंदर। नेक्स्ट वन इज रिलीफ क्लेम, आप उस मुकदमे को डालने के बाद क्या रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं पार्टी से, उसको भी आपको उसके अंदर प्लेंट के अंदर देना पड़ेगा। तो दिस मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेंट इज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिव के द्वारा अपना मुकदमा फाइल करने के लिए इंस्टीट्यूट किया जाता है। और किसी भी प्लेंट के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, कंसाइज स्टेटमेंट के अंदर और साथ में मटीरियल फैक्ट होने जरूरी हैं। और प्लेंट के अंदर कुछ असेंशियल पार्ट पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं। नंबर 1, अपोजिंग पार्टीज होनी जरूरी है, 2 पार्टीज कम से कम हो जो एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। सेकंड वन इज कॉज ऑफ एक्शन, मतलब आपको कॉज ऑफ एक्शन बनाना होगा, सूट को फ्रेम करना होगा। मीन्स फ्रेमिंग ऑफ द सूट और द कॉज ऑफ एक्शन बोथ आर द सेम पार्ट्स। एंड द नेक्स्ट मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, उस मुकदमे का मेन विषय सामग्री क्या है उसको भी आपको बताना होगा। एंड द लास्ट वन इज रिलीफ क्लेम, जब भी कोई मुकदमा फाइल होता है तो उसके लिए आप क्या रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, क्या आप रेमेडी चाहते हैं, उसको भी उसके अंदर जिक्र किया जाता है उस प्लेंट के अंदर। तो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्लेंट के अंदर फाइल किए जाएंगे। एंड द प्लेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द हेडिंग एंड द टाइटल, जब भी आप कोई प्लेंट बनाएंगे तो आप उसके अंदर सबसे पहले हेडिंग और टाइटल देंगे। एंड द बॉडी ऑफ द प्लेंट, जो बॉडी ऑफ द प्लेंट होगी, मतलब उसके अंदर जो मेन आपका कॉज ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट मैटर है, वो सब चीज़ बीच में दी जाएगी। इसके अलावा लास्ट में आप क्या देंगे, रिलीफ क्लेम, कि आप इस मुकदमे के अंदर क्या लेना चाहते हैं, कोर्ट से क्या चाहते हैं कि वो आपको क्या रिलीफ दिलवाए। एंड द एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड, क्या आप जानते हैं कि कोई भी मुकदमा जब हम फाइल करते हैं तो उसको सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में ही मुकदमा फाइल किया जाता है, ना कि आप डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। तो यहाँ पे ये जिक्र किया गया आपका सीपीसी में कि एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड दैट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो कोई भी मुकदमा जब फाइल किया जाता है तो वो लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में फाइल किया जाएगा, और वहाँ पे वो जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। वो जो कोर्ट है जिसके अंदर मुकदमा आप लेके आ रहे हैं लोवेस्ट ग्रेड वाली, वो दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, वो उस मुकदमे को ट्राई करने के लिए उसके लिए मतलब उसके पास उतनी अथॉरिटी होनी जरूरी है। एंड एज टू बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर बीइंग द आइदर मूवेबल प्रॉपर्टी और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहाँ पे जब सब्जेक्ट मैटर को हम लेते हैं तो नेचुरली कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उस पर भी डिपेंड करेगी। तो वेदर द प्रॉपर्टी इज मूवेबल और इमूवेबल दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। और टू द प्लेस, प्लेस का मतलब जहाँ पर वो झगड़ा उत्पन्न हुआ है, या बिजनेस ऑफ डिफेंडेंट, जहाँ बिजनेस डिफेंडेंट का बिजनेस अराइज करता है, तो ऐसी जगह पर मुकदमा फाइल किया जाएगा। एंड वेयर ए प्लेंटिफ omits टू sue इन रिस्पेक्ट ऑफ,
or intentionally relinquishes any portion of the claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted। क्या मतलब कि यदि कोई प्लेंटिव कोई प्लेन फाइल करता है और उसके अंदर जानबूझकर या गलती से कोई एक पोर्शन डालना रह जाता है क्लेम का, तो ऐसी स्थिति में उस बाद में मैंने क्या बताया, ही सेल नॉट आफ्टरवर्ड्स, बाद में आप उसके संबंध में जो आपने छोड़ा था पोर्शन जो आपने क्लेम करने से छोड़ दिया था, आप उसे बाद में उसे उसमें इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या बताया गया, जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट करेगा वो प्लेंट फाइल करके होगा, उस प्लेंट के अंदर हेडिंग भी दिए जाएंगे, टाइटल भी दिए जाएंगे, बॉडी भी ऑफ द प्लेंट भी दिया जाएगा, इवन क्या रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं वो भी दिया जाएगा। और ये कहा जाता है कि कोई भी प्लेंट जो फाइल किया जाता है दैट मस्ट बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड। पहले आपको मुकदमा लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में लाना होगा, तब वो हायर कोर्ट में बाद में अपील में जाता है। एज टू डेटरमाइन विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर बीइंग अदर। अब यहाँ पे जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, जब प्रॉपर्टी के मुकदमे होते हैं नेचुरली कि वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो वेदर इट मे बी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। और यदि कोई पार्टी जानबूझकर या गलती से कोई अपना क्लेम करने से चूक जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि आप बाद में उसे क्लेम नहीं कर सकते जो आप भूल गए थे। तो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स बताए हैं मैंने आपको प्लेंट के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको डाला है दैट इज द मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टी। मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या होता है, वेयर मोर देन वन पर्सन ज्वाइन इन वन सूट। कई बार क्या होता है कि कई बार जो प्लेंटिफ होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और एक से ज़्यादा लोग जो क्लेम करना चाहते हैं वो दोनों के दोनों लोग उनके कहीं ना कहीं क्लेम एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि एक से ज़्यादा पर्सन किसी भी मुकदमे को फाइल करने वाले हैं प्लेंटिफ के रूप में और डिफेंडेंट, या फिर एक से डिफेंडेंट आपके एक से ज़्यादा है जिनके खिलाफ आप मुकदमा फाइल करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि और जिससे हम क्लेम करना चाहते हैं और जिससे हम रिलीफ लेना चाहते हैं, तो ये कहेंगे अगेंस्ट टू सेपरेट सूट वाज आर बोर्ड नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज इफ इट इज ए केस ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज। क्या बताया आपको यहाँ पर कि यदि हम मिसजॉइंडर की बात करते हैं तो किसी भी मुकदमे के अंदर जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो सकते हैं और वो किसके अगेंस्ट वो क्लेम कर रहा है, तो नेचुरली कि वो वहीं पे उसका अंत हो जाएगा। तो नो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज, वहाँ पे कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या बताएंगे, टू अवॉइड सच मिसजॉइंडर। यदि हम इस मिसजॉइंडर को कहीं ना कहीं हम उसको अवॉइड करना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए। मिसजॉइंडर का मतलब आप समझे कोई गलत पार्टी का अटैचमेंट होना, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्लेंटिफ अटैच होते हैं एक से ज़्यादा डिफेंडेंट अटैच होते हैं और वहाँ पे वो पार्टी गलत अटैच हो जाती है तो कि वो मिसजॉइंडर में आ जाएंगी। तो यदि आप देखते हैं कि जो मिसजॉइंडर जो है तो दी टू फैक्टर्स आर असेंशियल। यदि हम मिसजॉइंडर को अवॉइड करना चाहते हैं कि मिसजॉइंडर ज्वाइन ना हो उसके अंदर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के रूप में, तो उसके लिए दो असेंशियल फैक्टर बताए गए हैं। कौन कौन से दो असेंशियल फैक्टर, नंबर वन द राइट टू रिलीफ मस्ट अराइज आउट ऑफ द सेम एक्ट। भाई वहाँ पे जो रिलीफ अराइज हो रहा है जो भी आप चाहते हैं वो आपका सेम कार्य से उत्पन्न होना चाहिए, उस सेम एक्ट से उत्पन्न होना चाहिए। दैट इज ब्रोट बाय द प्लेंटिफ और अगेंस्ट द डिफेंडेंट, चाहे वो प्लेंटिफ के द्वारा की जाएगा या फिर डिफेंडेंट के द्वारा की जाए। देयर इज ए कॉमन क्वेश्चन ऑफ द लॉ और फैक्ट। दिस मीन्स वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए उस कानून से संबंधित या उस सच्चाई से संबंधित। तो ये पहला मिसजॉइंडर को अवॉइड करने का तरीका बताया गया है कि यदि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट की बात आती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो रिलीफ क्लेम करना है, द राइट टू बी रिलीफ क्लेम मस्ट अराइज आउट ऑफ द सेम एक्ट। वहाँ पे जो रिलीफ क्लेम करना है वो एक ही कार्य से उत्पन्न होनी चाहिए, या चाहे उसके रिलीफ की बात करें या फिर उसके मैंने आपको क्या बताया ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो वहाँ पे वो सेम यदि क्योंकि वो सेम प्लेंटिफ से जा रहे हैं नेचुरली है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि दे मस्ट अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ये वो सेम ट्रांजेक्शन से अराइज होने चाहिए। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया द कोर्ट डज नॉट रिक्वायर दैट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट शुड बी कॉमन टू ऑल द पार्टी। ऐसी पार्टी जो प्लेंटिफ के रूप में भी ज्वाइन करती है या फिर डिफेंडेंट्स के रूप में ज्वाइन करती है, तो वहाँ पे उनके क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट से संबंधित जो भी वो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो कॉमन क्वेश्चन होने चाहिए सभी पार्टीज के द्वारा। एंड इट इज सफिशेंट दैट देयर इज वन कॉमन क्वेश्चन। और यदि एक ही कॉमन क्वेश्चन यदि वो क्लेम करने वाले हैं नेचुरली कि वहाँ पर वो आपका उसमें आ जाएगा।
तो क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो ये कहता है कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फैक्ट शुड बी कॉमन टू ऑल पार्टीज। फिर जितने भी कानून की बात करें या फिर जितने भी सच्चाई फैक्ट्स की बात करते हैं तो वो पार्टीज के लिए कॉमन होनी चाहिए। और वहाँ पे ये क्या बताया कि इट इज़ सफिशेंट, यहाँ पे ये सफिशेंट है कि यदि वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है अराइज हो रहा है वो कॉमन क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको बताया मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज के बारे में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए सूट। किसी भी कोर्ट के अंदर जब मुकदमा जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेज अपनाई जाती है। सबसे पहली फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। जब भी कोई मुकदमा आप कोर्ट के अंदर लाने वाले हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लेंट को फाइल करेंगे। और दैट प्लेंट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्लेंट लाया जाता है वो प्लेंटिफ के द्वारा लाया जाता है। दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन कॉज ऑफ एक्शन। और जहाँ पर कोई ना कोई एक कॉज ऑफ एक्शन या फ्रेमिंग ऑफ द सूट होना जरूरी है। सेकेंड वन इज द सिविल प्रोसीजर कोड। जो सिविल के संबंध में जो सिविल कोर्ट है दैट इशू समन टू द डिफेंडेंट। नेचुरली कि जब सिविल कोर्ट में आपने कोई मुकदमा फाइल करा तो डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ मुकदमा लाया गया है। तो कोर्ट विल इशू द समन टू द अपोजिट पार्टी। ऐसी स्थिति में मेरा क्या बताया गया कि जो कोर्ट है वो एक समन इशू करेगी जो अपोजिट पार्टी के पास जाएंगे और उसके पास एक नोटिफिकेशन होगा कि आपको इस तारीख को पेश होना है। एंड आफ्टर रिसीविंग द समन, जैसे ही समन डिफेंडेंट के पास पहुंचेंगे तो डिफेंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वहाँ पे जो उन्होंने प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया था आप उसका जवाब दें, विच दैट इज नोन एन रिटर्न स्टेटमेंट। तो वहाँ पे प्लेंटिफ के द्वारा जो उन्होंने मुकदमा फाइल करा था उसके संबंध में जैसे ही डिफेंडेंट को समन दिए जाएंगे तो डिफेंडेंट को उसको वहाँ पे क्या देना होगा, उसके संबंध में एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी जो डिफेंडेंट की कहीं ना कहीं प्लीडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि एक रिटर्न स्टेटमेंट उन्हें देनी पड़ेगी। एंड द सिविल कोर्ट स्टार्ट्स क्रॉस एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द एविडेंस। जैसे ही वो मुकदमा कोर्ट में स्टार्ट होगा तो वहाँ पे उन पार्टीज का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा और उन एविडेंसेस का रिव्यू भी किया जाएगा। एंड द सिविल कोर्ट डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज बेस्ड ऑन द एविडेंस। यदि हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो नेचुरली कि वहाँ पे जो पार्टीज के जो राइट है वो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। जो वहाँ पे सबूत वहाँ उनके सामने हैं उसके आधार पे उस केस को डिसाइड किया जाएगा। और विद इन और रिटर्न स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। यदि प्लेंटिफ एवं डिफेंडेंट के द्वारा यदि कोई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की गई थी तो वो कहीं ना कहीं वो एविडेंस के रूप में कार्य करेगी। एंड द लास्ट वन इज सिविल कोर्ट पासिस द डिक्री एंड द जजमेंट। जैसे ही सिविल कोर्ट के पास मुकदमा सही से सुनवाई वगैरह हो जाएगी, सब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, एक डिक्री या जजमेंट इशू करेगी। तो वहाँ पे कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर यदि कोई मुकदमा सिविल कोर्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पे कोर्ट को डिक्री या जजमेंट उसको देने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं सीपीसी से संबंधित। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि यदि मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ तो ये वीडियो जरूरत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको इस टॉपिक में जो मैंने आज डिस्कस कर रहे हैं यदि इनमें से कोई डाउट आपके पास सामने आता है तो यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।